हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर CSIR नेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ निकल बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हमें मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करना है। मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी टास्क है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये पता चल गया तो इजीली आप मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। CP 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर हेप्टेसिटी नहीं दी हुई है तो आप डायरेक्टली हेप्टेसिटी 5 मानोगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर 5 × 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। डायरेक्टली 10 ही लिख लेते हैं। 10 आ गया। निकल, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 × 2 20 आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो PH लिगेंड को ओपन करके लिखो, तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने यूज़ कर लिए, बाकी कितने बचे 3 बचे। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो 3 × 2 6 आ गया। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, ये आ रहे हैं 36 आ रहे हैं। दैट मीन्स मेटल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं है। बाकी आप मेटल बॉन्ड फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। 18 × n कितने हैं आपके पास 2 है, तो 18 × 2 36 आ गया, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 36 आ रहा है, 36 - 36 0 आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, ये आपके पास क्लस्टर दिया हुआ है, हमें इसके विद रिस्पेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टेटमेंट्स रीड करो, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला हुआ है, 86 इलेक्ट्रॉन क्लस्टर, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो Ru फ्यूरोस, मतलब आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है, 6 + 2 8, 8 × 6 आ गया आपके पास 48। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पे आ गया ये 34। ठीक है, 186, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके पास करेक्ट आ गई। इट इज़ क्लोजो स्ट्रक्चर टाइप। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे 14n वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा। n क्या है, नंबर ऑफ मेटल है। सो 14 × 6 आ गया आपके पास यहाँ पे 484। 84 से 86 बनाने के लिए हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जर्नल फॉर्मूला आ गया 14n + 2। 14n + 2 आ रहा है, मतलब क्या स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, क्लोजो स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इट शेप इज केप स्क्वायर पिरामिड। शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 86 है, मेटल हमारे पास 6 है, तो शेप क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी। दैट मीन्स ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन देखो, कार्बन इंटरैक्ट विद ऑल Ru सेंटर इन द क्लस्टर। यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन इनकैप्सुलेटेड एटम है, एक ही हेटेरो एटम है, मतलब ये इनकैप्सुलेटेड होगा। यहाँ पे शेप आ रही है ऑक्टाहेड्रल, तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल शेप बना दी। ठीक है, और कार्बन इनकैप्सुलेटेड होगा, हेटेरो एटम इनकैप्सुलेटेड होगा। और यहाँ पे इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या है कि ये सारे Ru के साथ इंटरैक्शन शो करेगा। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि कार्बन ने 6 बॉन्ड्स बनाए हैं, ये बॉन्ड्स नहीं है, ये इंटरैक्शन है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो A, B एंड D फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट दैट इज आइसोलोबल विद CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 6 आएंगे, 4 + 3 - 1 6 आएंगे। 6 किसके आइसोलोबल होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट में 16 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, यहीं पे काउंट करके बता देती हूँ। ये आयरन के पास 8 + 10 18 आ गया, मतलब इनकरेक्ट है। 7 + 10 ये भी इनकरेक्ट है, 17 आ गया। 6 + 10 ये करेक्ट है, 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो तो 10 + 6 - 1, ठीक है, मतलब ये भी इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CP आपके पास दिया हुआ है eta5C5H5 आइसोलोबल विद BH। तो यहाँ पे CPM कोई फ्रेगमेंट है, ये आइसोलोबल है BH के,
और हमें यहाँ पे मेटल फाइंड आउट करना है, ठीक है। BH के आइसोलोबल है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3+1। 4 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होगा? 4 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल होंगे 14 इलेक्ट्रॉन के। बस अब इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, आपको पता चल जाएगा मेटल कौन सा है। सो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो इसका एटॉमिक नंबर 27, 7 + 2 9, 9 + 5 14 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी भी ऑप्शन अब आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइसोलोबल टू CH2। अब CH2 के आइसोलोबल है, मतलब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 किसके आइसोलोबल होंगे? 16 के आइसोलोबल होंगे। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं 16। तो CP देखो 5 + CR 6 + 4, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 11 + 4 15, मतलब ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे इसका 29, तो 11 + 5, यहाँ पे आ रहे हैं 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे देखो निकल 8 + 2 10, 28 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 4, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं CR के पास 6 प्लस यहाँ पे 8, 6 + 8 14 अगेन, तो ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके पास 8 + 8 16, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे B एंड E ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, B एंड E सिर्फ यहाँ पे है। C देखो, C क्या है, इसमें कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं करी। ये इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड 10 + 4, तो ये तो 14 ही आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे कोई या तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, और ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइसोलोबल एनालॉजी द राइट सेट ऑफ फ्रेगमेंट दैट माइट रिप्लेस, हमें यहाँ पे बताना है कि CO3 को कौन रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पे 9 + 6 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे किसके आइसोलोबल होगा ये, अगर हम देखें तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होगा या फिर ये 15 इलेक्ट्रॉन के ही आइसोलोबल होगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। सो यहाँ पे CH 4 + 1 5, पर BH में 5 नहीं आ रहा है तो इनकरेक्ट है। ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 + 5, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आप खुद से चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज CH इज आइसोलोबल विद दिस, CH 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखो अब 9 + 6, ये 5 है, 5 आइसोलोबल होगा 15 के, तो 9 आ गया, 9 + 6 15 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे हमें करेक्ट मिल गया, बाकी आप खुद से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द क्लस्टर CO3 CH CO9 obeying 18 इलेक्ट्रॉन रूल द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स एंड ब्रिजिंग लिगेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने के साथ। मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने के बाद कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद पॉसिबल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, हर क्लस्टर का स्ट्रक्चर याद रखना पॉसिबल टास्क नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 9 × 3 27। CH कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक यूज हो गया, मतलब बचे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। उसके बाद 18, ये आ रहा है 48। मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 18 × n 3 है यहाँ पे, 18 × 3 आ जाएगा 54 - 48 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 6 / 2 3। मेटल बॉन्ड्स कितने आ गए? 3 आ गए। तो यहाँ से हम ये वाले 2 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन से कौन सा करेक्ट होगा ये हम देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मेटल बॉन्ड्स 3 आ गए, तो ये हमने 3 मेटल बॉन्ड्स
ड्रॉ कर लिए। उसके बाद CH अगर ब्रिजिंग पोजीशन पे है तो यहाँ पे देखो ये CH ब्रिजिंग पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3CO आ जाएंगे इसके साथ, यहाँ पे भी 3CO आ जाएंगे। आ गए, ठीक है। अगर हम CH की जगह पे CO को ब्रिजिंग पोजीशन पे लिखते हैं तो CO यहाँ पे आ जाएगा और एक CO के साथ हमें यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे CH लिखना पड़ेगा, पर वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोकार्बन हैविंग एन एनालोगस स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ P4O6। P4O6 के एनालोगस हमने हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देखना है। आइसोलोबल प्रिंसिपल ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट के लिए हम यूज़ करते थे, अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 आइसोलोबल होगा 15 के, 6 आइसोलोबल होगा 16 के। पर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ही देखने हैं तो 5 एनालोगस होगा 5 इलेक्ट्रॉन के ही। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फोरस किसके आइसोलोबल होगा? CH के, क्योंकि यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो 4 + 1 5 ही आ रहे हैं। और ऑक्सीजन किसके आइसोलोबल होगा? CH2 के, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब फॉस्फोरस की जगह पे CH लिख दो, CH4 आ गया। एंड ऑक्सीजन की जगह पे CH2 लिख दो, CH2 आ गया। अब ऑप्शंस चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गेनिक स्पीसीज आइसोलोबल टू, तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है अब FeCO2PPH3, ये फ्रेगमेंट है। ये किसके आइसोलोबल है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। आयरन के पास 8 + 4 + 2 + 1, तो ये आ गया आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये किसके आइसोलोबल होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस चेक करो, 5 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। 4 + 2 6, 6 - 1 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम जल्दी से इस ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। बट आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वहाँ पे सारे ऑप्शंस देखो। यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे 7 आ रहे हैं, ये भी इनकरेक्ट है। बट अगर यहाँ पे भी देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। आप जल्दी से क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन के साथ शुरू करोगे, ये दिख गया आपको, इसको टिक कर दोगे, ठीक है। बट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम आइसोलोबैलिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन से चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। उसमें क्या होता था, अब वहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो वहाँ पे हम आइसोलोबल प्रिंसिपल या आइसोलोबैलिटी कैसे चेक करते हैं? वहाँ पे चेक करते हैं हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करेंगे जैसे आपके पास फ्रेगमेंट दी हुई है, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है एंड टेट्राहेड्रल है। अब आपके पास फ्रेगमेंट क्या हो सकती है? ML5 हो सकती है। यहाँ से अगर एक लिगेंड हटा दिया तो इसके पास एक वेकेंट साइड बच रही है, मतलब एक फ्रंटियर ऑर्बिटल है, ठीक है। वैसे ही टेट्राहेड्रल से भी एक लिगेंड हम हटा देंगे तो हमारे पास ML3 आ जाएगा। इसके पास भी एक फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये दोनों आपस में आइसोलोबल हैं, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे यहाँ से एक और लिगेंड चला गया तो ML4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 वेकेंट साइट आ जाएंगी, ठीक है। 2 वेकेंट साइट है ये, मतलब यहाँ पे 2 फ्रंटियर ऑर्बिटल आ गए। तो ये किसके आइसोलोबल होगा? ये आइसोलोबल होगा ML2 और यहाँ पे 2 वेकेंट साइट आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर एक और लिगेंड चला जाता है तो यहाँ पे ML3 आ जाएगा और 3 फ्रंटियर
ऑर्बिटल्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे लाइकवाइज एक एक लिगेंड हम हटा रहे हैं तो Ml आ जाएगा और इसके बाद इसके पास भी 3 फ्रंटियर ऑर्बिटल आ रहे हैं और ये दोनों आइसोलोबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है आपके पास Ml3 और टेट्राहेड्रल में आ रहा है CH4 से ही CH फ्रेगमेंट आई हुई होगी। तो ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल है और यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल से आया होगा। Ml3 है, 3 लिगेंड है, तो यहाँ पे फ्रंटियर ऑर्बिटल कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। यहाँ पे देख लो ये 3 मिलेंगे और 3 किसके आइसोलोबल होंगे? जहाँ पे ये C होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि इसी के पास होंगे 3 फ्रंटियर ऑर्बिटल। अगर हम CH2 की बात करते हैं तो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं मतलब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं? 2 फ्रंटियर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो ये और ये आइसोलोबल नहीं है, ये दोनों आइसोलोबल होंगे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट है। जो जल्दी से फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 टिपिकल फिशर एंड श्रोक कार्बीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिशर एंड श्रोक कार्बीन के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है। अब इसके लिए बस आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। वो ट्रिक क्या है? SAM CD2E पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सब कुछ फिशर कार्बीन के बारे में है। फिशर कार्बीन में जो कार्बीन होगी वो सिंगलेट होगी, मेटल अटैच्ड होगा एक्सेप्टर लिगेंड के साथ, पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ। मेटल क्या अटैच्ड होगा यहाँ पे? AM पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ। ठीक है, कार्बीन का जो कार्बन है वो डोनर लिगेंड के साथ अटैच्ड होगा और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ठीक है, और कार्बीन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। बस अगर ये याद हो गया तो आप फिशर और श्रोक कार्बीन की जितनी भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आगे, और ये किसके बारे में है? फिशर कार्बीन के बारे में है। श्रोक कार्बीन का इससे उल्टा होगा। सिंगलेट आपके पास कार्बीन होती है, मेटल अटैच होता है एक्सेप्टर लिगेंड के साथ। उसके बाद कार्बीन का जो कार्बन है वो अटैच होगा डोनर लिगेंड के साथ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर कार्बन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अब हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लो, ये भी करेक्ट है। फिशर कार्बीन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। कार्बीन मतलब मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिशर कार्बीन में जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होनी चाहिए। मेटल क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ठीक है, एंड हाई इन श्रोक कार्बीन, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखो, ऑक्सिलरी लिगेंड आर पाई एक्सेप्टर इन फिशर कार्बीन एंड नॉन पाई एक्सेप्टर इन श्रोक कार्बीन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फिशर कार्बीन में मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच होते हैं, यहाँ पे देखो मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच होंगे वो पाई एक्सेप्टर होंगे, उनको ऑक्सिलरी लिगेंड्स भी बोला जाता है। और इससे उल्टा होगा श्रोक कार्बीन में नॉन पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे। सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बीन कार्बन आर नॉन पाई डोनर इन फिशर कार्बीन, जबकि मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो फिशर कार्बीन का जो कार्बन है इसके साथ डोनर लिगेंड होने चाहिए। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया। कार्बीन कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर इन फिशर कार्बीन एंड न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर इन श्रोक कार्बीन, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिगेंड दैट इज आर फ्लक्सोनियल, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा लिगेंड फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा एट रूम टेम्परेचर पे। एक दी हुई है eta5Cp रिंग। eta5 का क्या मतलब है कि ये वाला मेटल सारे कार्बन एटम के साथ बाइंड है। एक है eta1Cp, eta1 का क्या मतलब है कि ये वाला मेटल सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, बाकी 2CO है।
एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें -80 डिग्री या फिर -60 डिग्री की बात करें, लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो इस CP रिंग की वजह से एक सिग्नल मिलेगा और इस CP रिंग की वजह से एक सिग्नल इस हाइड्रोजन की, एक सिग्नल ये दो हाइड्रोजन की वजह से B एंड एक सिग्नल इन दो हाइड्रोजन की वजह से। मतलब ये वाली रिंग 3 सिग्नल देगी H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एट लो टेम्परेचर पे। बट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, रूम टेम्परेचर पे ले गए, उसके बाद क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अब ये जो eta1 में क्या था, मेटल सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच था, मेटल यहाँ पे अटैच था और बाकी सारे हाइड्रोजन थे। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तब यहाँ पे होगी 1-2 शिफ्ट या फिर 1-3 शिफ्ट भी हो सकती है। और उसमें क्या होगा कि अब मेटल सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ नहीं अटैच होगा, 1-2 शिफ्ट होने के बाद मेटल, अगर इसको फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं तो ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मेटल अब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज मेटल यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 1-2 शिफ्ट हो रही है, 1-3 शिफ्ट हो रही है एट हाई टेम्परेचर पे। अब ये फ्लक्सोनल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, कौन सा लिगेंड फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर रहा है, eta1 वाला। और एट हाई टेम्परेचर पे अब ये वाली CP रिंग भी सिर्फ एक ही सिग्नल देगी H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिगेंड इन यूरेनोसिन इज, यूरेनोसिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसमें लिगेंड कौन सा होता है, इसमें लिगेंड होता है C8H8 2-। सो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आ गया C8H8, सॉरी यहाँ पे होगा ये C8H8 2-। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मेटल ऑल्फिन इंटरैक्शन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन मेटल ऑल्फिन बैक बॉन्डिंग बैक डोनेशन वुड। तो यहाँ पे हमें देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जब मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्स में बैक बॉन्डिंग हो। तो यहाँ पे देखो, ये मैं मेटल ऑल्फिन कोई कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, कोई भी यहाँ पे लिगेंड लगे हुए हैं एंड ये आपके पास कोई एल्कीन आ गई, यहाँ पे भी कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं। ठीक है, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे मेटल अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल है, तो यहाँ पे क्या होगी, मेटल टू, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग हो सकती है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग हो सकती है और बैक बॉन्डिंग के बाद ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है ये चेंज हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में। ये किस में चेंज हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में। ठीक है, यह आ गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर अब ये ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये वाले ग्रुप की बात कर रही हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और इसको ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कम होगी। बस इतनी सी बात यहाँ पे मेटल ऑल्फिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स पढ़ो
और आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चेंज होती है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल्फीन कार्बन की फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइज्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज अ लीगेंड, अब हमारे पास दिया हुआ है Cl नेगेटिव लीगेंड। Cl नेगेटिव के पास मोर देन 1 लोन पेयर है फॉर डोनेशन, ठीक है। तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है? सिग्मा डोनर की तरह भी एक्ट कर सकता है, पाई डोनर की तरह भी एक्ट कर सकता है। सिर्फ एक लोन पेयर ही हो, जैसे हमारे पास अमोनिया है, इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है डोनेशन के लिए, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? सिग्मा डोनर की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मोर देन 1 लोन पेयर हो डोनेशन के लिए तो वो सिग्मा डोनर की तरह भी एक्ट कर सकता है और पाई डोनर की तरह भी एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एग्रीगेटिंग नेचर ऑफ एल्काइल लिथियम रिएजेंट इज। एल्काइल लिथियम रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से एग्रीगेटिंग नेचर शो करता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी Cl2 की, सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, और हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन बतानी है। ऑब्जर्वेशन किसके रिगार्डिंग बतानी है? अब CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर बतानी है। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम? मेटल टू कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है, इसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर कमेंट करना है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग के ऊपर। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मेटल टू कार्बन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो ये CO की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट कम होगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग कब इंक्रीज होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी। बैक बॉन्डिंग किसकी इंक्रीज हो रही है? मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे मेटल प्रोडक्ट में +3 ऑक्सीडेशन के स्टेट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही कम है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, कम होगी, या फिर हम बोल सकते हैं तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट में मेटल तो इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास दिया हुआ है एडक्ट BH3CO, यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ CO। तो यहाँ पे अगर हम BH3 की बात करें तो BH3 sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये हमें पता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करे CO लिगेंड से। यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं CO से, वेकेंट p ऑर्बिटल एक्सेप्ट करते हैं, ना कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया। अब इससे ही आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, जहाँ पे भी A है वहाँ पे सारे ऑप्शंस चले गए, मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है फ्री कार्बोनिल से,
हाँ, ये भी करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? लुईस एसिड के केस में, यहाँ पे देखो BH3 के केस में, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे दिए, ठीक है, यहाँ पे दे दिए, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने लग पड़ेगा। एडक्ट फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने लग पड़ेगा लुईस एसिड की वजह से। ये लुईस एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा मतलब ये CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है कि फ्री जो कार्बोनिल होता है, फ्री कार्बोनिल से भी ज़्यादा होती है अगर लुईस एसिड के साथ CO एडक्ट फॉर्म कर रहा है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्री कार्बोनिल की 2143 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है और इसकी 2160 सेंटीमीटर इन्वर्स होगी यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन ऑलिफिन्स अंडर कंडीशन। ऑलिफिन, अगर हम फ्री ऑलिफिन की बात कर रहे हैं, फ्री ऑलिफिन किसकी तरह एक्ट करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। ये किसकी तरह एक्ट करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी बाय कोऑर्डिनेशन टू मेटल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा। फिसाइल तो है नहीं ये, ठीक है, क्योंकि ये तो खुद ही न्यूक्लियोफिलिक की नेचर है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। इज फिसाइल फॉर इलेक्ट्रॉन रिच ऑलिफिन, ये भी इनकरेक्ट होगा। रिक्वायर एक्टिवेशन बाय, क्योंकि मेटल के साथ जब भी ये बाइंड करती है, कोई भी ऑलिफिन बाइंड करती है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। ये क्या शो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स इन विच ऑर्गेनिक लीगेंड इज हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड विद मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ सारे कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, अगर आप लीगेंड्स देखो तो C5H5 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। C2H2 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। C6H6 है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सिर्फ यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टर टेंडेंसी का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है फॉस्फोरस लीगेंड। अब यहाँ पे एक्सेप्टेड टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। लीगेंड्स का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सेप्टेड टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो बस अब हमें यहाँ पे एक्सेप्टेड टेंडेंसी देखनी है लीगेंड्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देखना है यहाँ पे हमें लीगेंड का, वो चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका होगा? फ्लोरीन लिगेंड का होगा, फ्लोराइड लिगेंड्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी ज़्यादा होगी कार्बन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ऑर्डर ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विच आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉलोइंग। तो हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बताने हैं और आइसो स्ट्रक्चर भी बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 6 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। ये भी अब हमारे पास 6 है, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल ही होंगे स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखें। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5+12 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 6+12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों भी है नहीं, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं। अब यहाँ पे देखें तो ये इसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल हो सकता है, बट यहाँ पे PD है एंड RH है। और PD इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा ये 10
निकल से है, निकल वाले ग्रुप से है NiPd Pt, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसके पास भी 10 ही होंगे। 10 प्लस ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो कोर हीर यहाँ पे आएगा 9 प्लस 6 प्लस 1, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल होगा ही नहीं किसी के भी। यहाँ पे देखो NiCO4 एंड ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और ये आइसोस्ट्रक्चर भी होंगे, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा A एंड F, ठीक है। ये आपके पास F मॉलिक्यूल है, A एंड F, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ Re2। हमारे पास ये Re2 बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स हैं, 2 नेगेटिव, और OS2Cl8 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो 2 MCl4 यूनिट से बने हुए हैं, और यहाँ पे हमें बताना है कि इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर कौन सा है और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, या फिर दोनों ही इक्लिप्स्ड हैं दोनों ही स्टैगर्ड हैं, वो बताना है हमें। इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 4 आ रहा होगा तब स्ट्रक्चर आएगा एक्लिप्स। क्या स्ट्रक्चर आएगा, एक्लिप्स। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 4 से कम आ रहा है तो स्ट्रक्चर आएगा स्टैगर्ड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मंतुसी रे, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 + 7 14, 14 में से 6 गए 8, ठीक है। 8 आ रहा है, मतलब ये सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही चले जाएंगे 8। यहाँ आ गया आपके पास सिग्मा, ये पाई एंड डेल्टा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ही जा रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे 8 - 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो फीरूओस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन आ गए 12 टोटल, तो यहाँ पे आ गया ये 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे भी ये 2x + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब यहाँ पे हमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की कितनी फिलिंग करनी है, 16 - 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे डेल्टा स्टार में। तो अब बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ये कौन सी कॉन्फर्मेशन होगी, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होगी। और यहाँ पे इसकी कौन सी कॉन्फर्मेशन होगी, एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन होगी, ठीक है। तो ऑप्शंस ढूंढते हैं अब हम। ए के पास स्टैगर्ड, ए के पास एक्लिप्स, ए के पास स्टैगर्ड है, ये तो इनकरेक्ट आ गया। ए के पास एक्लिप्स एंड बी हैज़ बोथ स्टैगर्ड, तो ये हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फिशर कार्बिन। फिशर कार्बिन के लिए बस हमें क्या याद रखना है, SAmCd2E पॉजिटिव। यहाँ पे जो सिंगलेट कार्बिन होगा, कार्बिन सिंगलेट होगा, मेटल अटैच्ड होगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा कार्बिन का कार्बन, और कार्बन अटैच होगा, कार्बिन का जो कार्बन अटैच होगा वो डोनर लिगेंड के साथ अटैच होगा। द कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ये करेक्ट आ गया। तो एक ही ऑप्शन हमें चेक करना है, मेटल यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये इनकरेक्ट है। कार्बिन सिंगलेट है, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया, ठीक है। CO लिगेंड डीस्टेबलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स, तो CO लिगेंड अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो वो स्टेबलाइज कर रहा है कॉम्प्लेक्स को, ना कि डीस्टेबलाइज, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लक्सोनियल
अब यहाँ पे FeCO5 ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, TBP स्ट्रक्चर, एक्सचेंज होती है CO ग्रुप की। कौन सा एक्सचेंज होते हैं? ये वाले ग्रुप्स एक्सचेंज होते हैं आपस में, ठीक है। सो 2 5 के साथ होगा और 3 4 के साथ होगा। 2 5 के साथ, 3 4 के साथ, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ट्रांस, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर लिगेंड दिस एंड दिस डिक्रीज इन ऑर्डर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है ये बताना है। लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे सबकी सेम ही रहेगी। लिगेंड, अब ये लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगी लिगेंड की कैपेसिटी, तो वो क्या करेगा? मोर बैक बॉन्डिंग होगी मेटल टू कार्बन, एंड वहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस होगी, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे पिरिडीन के केस में इसकी डोनर कैपेबिलिटी सबसे कम है, तो पिरिडीन आएगा, देन अमोनिया आएगा, देन हमारे पास NMe3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्योंकि हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ही ऑर्डर बताना है। जितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डोनर कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे पास मेटल दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा मेटल डायरेक्टली CO के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता है। तो ये आपके पास आते हैं आयरन और निकल, ठीक है। आयरन और निकल डायरेक्टली CO लिगेंड के साथ कंबाइन करके यहाँ पे 5 आएगा, कुछ टेम्परेचर की कंडीशंस दी हुई होंगी और FeCO5 मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। लाइकवाइज यहाँ पे 4 CO हीटिंग टेम्परेचर दी हुई होगा एंड NiCO4 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, NiCO4। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल कार्बोनिल विच आर आइसोस्ट्रक्चर टू OS3CO12। इसके आइसोस्ट्रक्चर देखना है हमें। सबसे पहले मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। R 8×3, फिर OS 8×3 24, 24 + 24 48, ठीक है। यहाँ पे 48 आ रहा है और मेटल्स 3 है, 18 3 का 54, 54 - 48, 6/2, मतलब यहाँ पे 3 मेटल बॉन्ड्स आएंगे। तो ये आ गया आपके पास 3 मेटल बॉन्ड्स। और मैंने क्या बताया था आपको ब्रिजिंग के लिए कंडीशंस, कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ब्रिजिंग डिक्रीज होती जाती है। तो ये क्या है? FeRuOs, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होगा। यहाँ पे आपको एक भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं मिलेगा। 4 CO लिगेंड्स जो हैं ये टर्मिनल पोजीशन पे ही होंगे। CO 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये लग गया पता कि Ru3CO12 मैच करेगा D, तो D ऑप्शन कहाँ पे है? थर्ड में है एंड सेकंड में है। अब देखते हैं अगर B मैच करता है या नहीं करता है। Fe3CO12 की अगर बात करें, Fe3CO12 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मेटल बॉन्ड्स तो 3 ही होंगे, ये आ गए 3। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग पोजीशन पे होंगे, ये आ गए 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग पोजीशन पे। बाकी यहाँ पे 4 कार्बोनिल आ जाएंगे एंड यहाँ पे इसके साथ 3, ठीक है, इसके साथ भी 3। अब इस फ्रेगमेंट को देखो, जो ब्रिज्ड वाले कार्बोनिल हैं, जिस आयरन के साथ ब्रिजिंग कार्बोनिल लगे हुए हैं, उसको ये वाली फ्रेगमेंट को हम इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट ये वाली फ्रेगमेंट को हम Ru
CO12 के साथ इजीली CO4 के साथ इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे Ru भी आ सकता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे 3 होगा, ये तो इनकरेक्ट है। और अगर हमने किसी एक Ru के साथ एक्सचेंज कर दिया Fe को, तो ये भी इनकरेक्ट ही आएगा। यहाँ पे भी ब्रिजिंग कार्बोनिल दिख रहे हैं। बट अगर हमें ये वाली फ्रेगमेंट के साथ एक्सचेंज करना होगा, तो यहाँ पे ये जो ब्रिजिंग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और टर्मिनल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। 2Ru के केस में यहाँ पे Ru आ गया एंड यहाँ पे Ru आ गया, ठीक है। मतलब C हमारा मैच कर रहा है, तो C एंड D, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक Ru का ही डिफरेंस है। RuCO4 को ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है FeCO4 के साथ, क्योंकि आइसोलोबल है। अब ईजिली कौन सा रिप्लेस होगा, जहाँ पे ये ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, ये वाला ही ईजिली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके आइसो स्ट्रक्चर है, ये Fe3CO12 के आइसो स्ट्रक्चर है। बट अगर हमने यहाँ पे एक और Ru लगाना है, मतलब इसको फिर से रिप्लेस करना है Ru से, तो वहाँ पे ब्रिजिंग कार्बोनिल अब टर्मिनल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ HCO4 की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या समझना ज़रूरी है कि ये वाली फ्रेगमेंट अगर हम देखें तो 9 + 8 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 17 किसके आइसोलोबल होगा, 7 के आइसोलोबल होगा। तो इसको हम इसके आइसोलोबल देख सकते हैं, ठीक है, HCl। यहाँ पे हम क्लोरीन लिख सकते हैं। अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिडिक प्रोटोन की तरह एक्ट कर रहा है। वैसे ही ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक प्रोटोन की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे होगी एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा COCO4 नेगेटिव, ठीक है, और H3O पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट रिलीज एल्कीन। अब हमें बताना है कि एल्कीन कौन सा कॉम्प्लेक्स रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। एल्कीन वाला जहाँ पे भी आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें सिर्फ देखना है कि बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये Cl है, ये Cl है, यहाँ पे CH2 है, C Me आ गया, Me आ गया एंड Me आ गया। यहाँ अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ पे होगी नहीं, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी नहीं, तो ये एल्कीन रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा इनकरेक्ट। तो वैसे ऑप्शन हम यहीं से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी ए ऑप्शन आ रहा है, सॉरी विच डज नॉट रिलीज, तो ये डज नॉट वाला आप हमेशा चेक करना, ठीक है। एक तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फोर्थ को एलिमिनेट करो। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये अल्फ़ा है और यहाँ पे ये बीटा है। बीटा हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करते हैं तो ब्रिज हेड पोजिशन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आएगा मतलब स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट आ जाएगा, ये एल्कीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। मतलब ए एंड बी आपके करेक्ट हैं, तो
तो ए एंड बी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगर हम सी की बात करते हैं तो ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया। यहाँ पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी। यहाँ पे क्या है, ये Ti, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ, CH2 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 एंड यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी। अब लीगेंड लगा लो, जो भी लीगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास लीगेंड, यहाँ पे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड ये CH2CH3, ठीक है। तो यहाँ से ये एल्कीन एलिमिनेट हो सकती है, तो ये एल्कीन रिलीज कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जहाँ पे भी सी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो सारी रिएक्शंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, सारी रिएक्शंस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।